गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 58 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग लास्ट लेक्चर में फोर्जिंग रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप से होता है, और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो आज डियर हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड रोलिंग प्रोसेस के कुछ और रिमेनिंग टाइप हमारे बचे हुए थे, और साथ में रोलिंग प्रोसेस से जो हमारे डिफेक्ट आएंगे उन डिफेक्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, पहले हम कुछ रिमेनिंग रोलिंग पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग डिफेक्ट ऑफ रोलिंग को डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियर, हम लोग क्या किए थे, लास्ट में हम लोग का पियर्सिंग रोलिंग कंप्लीट हुआ था। देन आफ्टर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लस्टर मिल से। क्लस्टर मिल का मतलब क्या है, जिसे हम लोग रोल मिल भी बोलते हैं। इसे हम लोग डियर रोल मिल भी कहते हैं। रोल मिल का मतलब यह है डियर कि दो रोल्स के बीच से हम लोग सिलेंड्रिकल या फ्लैट सर्फेसेस को पास कराते हैं। देन वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन को, देखिए ये हमारा होता है वर्क, ये हो गया रोलर और ये हमारा हो गया वर्क पीस। तो ये हमारा देखिए ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है, इस क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करके इस क्रॉस सेक्शन में लाना होता है और इनिशियल लेंथ को इंक्रीज करके फाइनल लेंथ में बढ़ा लेना होता है। तो ये हमारा होता था रोलिंग प्रोसेस। तो जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डियर क्लस्टर रोल। क्लस्टर रोल में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोल्स हम लोग यूज करते हैं। देखिए मिनिमम 2 रोल्स यूज करेंगे, जिनके बीच से वर्क पीस को हम लोग पास कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि 2 रोल्स होंगे और ये वर्कपीस हमारा पास होकर क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज करेगा और अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो ऐसे रोल्स को डियर हम लोग बोलते हैं 2 हाई रोल्स। 2 हाई रोल मिल, इसे हम लोग बोलते हैं डियर 2 हाई रोल मिल व्हेन 2 रोलर्स आर एक्ट इन रोलिंग प्रोसेस। तो अब इसमें देखिए 2 तरीके से रोलिंग होती है डियर। एक तो हमारा होता है, देखिए ये रोलर हो गए, ये रोलर हो गए, ये वर्कपीस हो गया। अब ऐसे देखिए ये वर्कपीस रोल होके इस तरह से बाहर आ रहा है, ये हमारा हो गया। अब रोलर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस समय क्या होगा, देखिए डियर, जिस डायरेक्शन में रोलर मूव कर रहा है वर्कपीस को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ऐसी रोलिंग को हम लोग डियर क्या बोलते हैं, देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज हो गया। ऐसी रोलिंग को डियर हम लोग बोलते हैं हाई नॉन रिवर्सिंग रोलिंग प्रोसेस। हाई नॉन रिवर्सिंग रोलिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें देखिए डियर, जब इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो उस समय ये हमारा वर्कपीस आगे जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोल से घूमेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिंग रोलिंग प्रोसेस। दोनों का मतलब ये समझिएगा कि जब रोलर आपका इस डायरेक्शन में मूव करे और वर्कपीस भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े, देन अपने क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करे, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिंग, मतलब नॉन रिवर्सिंग, मतलब ये वापस नहीं जा रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है। जिस डायरेक्शन में रोलर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वर्कपीस भी मूव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो उसे बोलेंगे नॉन रिवर्सिंग रोलिंग प्रोसेस। और इसमें 2 रोल्स लगे हैं, इसीलिए ये होंगे 2 हाई नॉन रिवर्सिंग रोलिंग प्रोसेस। सेकेंड में क्या होगा डियर, इसकी डायरेक्शन देखो, इस रोलर की डायरेक्शन बदल जाए और इस रोलर की डायरेक्शन इस तरफ ही रहे, तो इस समय ये वर्कपीस क्या जाएगा इधर ही, इस रोलर की वजह से इधर ही जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करता रहेगा, देन इसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा। तो इस तरीके के रोल को बोलेंगे। देखो ये नॉन रिवर्स, मतलब रिवर्सिंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये रिवर्स करके रोलिंग कर रहा है, तो इसे बोलेंगे रिवर्सिंग रोलिंग प्रोसेस। और इसमें भी 2 रोल्स यूज हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे 2 हाई रिवर्सिंग रोलिंग प्रोसेस। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है डियर कि मोस्ट सरफेस फिनिश, सबसे ज्यादा सरफेस फिनिश, ये जो मटेरियल की सरफेस फिनिश यहाँ पे है, इस सरफेस फिनिश के बाद ये जो रोल्स हमारा ऐसे बाहर आपका निकलेगा, तो ये वाली जो पीस की सरफेस फिनिश होगी, इसकी सरफेस फिनिश क्या हाई होगी या लो होगी, किसके लिए, नॉन रिवर्सिंग एंड रिवर्सिंग के लिए। तो अब आप देखो डियर कि जब अपोजिट डायरेक्शन में रोल्स घूम रहे हैं तो ज्यादा प्रेशर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, तो जिस वजह से इन दोनों के बीच में क्या है, सरफेस फिनिश बेटर नहीं आएगी। रिवर्सिंग, नॉन रिवर्सिंग में देखो क्या है, ये इसी डायरेक्शन में आपके प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बेटर सरफेस फिनिश अचीव होगी।
तो इस तरीके से ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। इसे हम बोलेंगे टू हाई रोलिंग प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या होता है डियर, देखो एक अपर रोल होता है और एक लोअर रोल होता है, दोनों रोल्स के बीच से वर्कपीस को पास कराते हैं। अब एक बात आप समझो कि अगर सपोज करो कि इस थिकनेस को रिड्यूस करके हम इस थिकनेस में ला रहे थे, अगर इस थिकनेस को ज्यादा क्वांटिटी में रिड्यूस करना हो एक ही रोलिंग प्रोसेस से, तो हमें इस रोलर पर प्रेशर फोर्स को ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है ये रोलर्स फेल कर जाएं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रोल्स की संख्या को बढ़ा देंगे। रोल्स की संख्या को बढ़ा देंगे जब हमें ज्यादा रोलिंग प्रोसेस मतलब ज्यादा मटेरियल को रोल करना हो। तो उस केस में देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे डियर, देखिए अच्छा रोल्स की संख्या को बढ़ा देंगे तो ये हमारा कहलाएगा 4 हाई रोल मिल्स। अभी आप 3 हाई रोल मिल्स ना देखो, पहले 4 हाई रोल मिल्स देखो। आप ऐसा देखिए डियर, हम क्या करेंगे, एक रोलर ये ले लिए, ये हमारा हो गया वर्कपीस, एक रोलर ये ले लिए, ये हो गया वर्कपीस। अब ये वर्कपीस क्या रोलिंग करके इस तरीके से बाहर निकलेगा। अब एक रोलर्स आपका इधर लगा दिए, एक रोलर्स इधर लगा दिए। देखो ये आपके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये आपके क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये दोनों रोल्स जो आपके डियर हैं, ये दोनों रोल्स आपके क्या हैं, ये आपके मेन रोल्स होंगे, मेन रोल्स होंगे रोलिंग के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन हाई प्रेशर फोर्स अप्लाई करने के लिए अब इन रोल्स को सपोर्ट भी चाहिए और बैकअप भी चाहिए। तो जिस वजह से ये जो रोल्स दोनों लगे हैं डियर, इन्हें हम लोग बोलते हैं बैकअप रोल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रोल्स। तो अब इस केस में क्या है डियर, एक रोलिंग प्रोसेस को करने के लिए मिनिमम 4 रोल यूज किए गए हैं, जिसमें से 2 रोल्स आपके मेन रोल्स होंगे और 2 रोल्स आपके क्या हैं, बैकअप या सपोर्ट रोल्स होंगे। इन रोल्स का यूज करके हम लोग फ्लैट को कम से कम रिड्यूस कर, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे थिकनेस आपकी T1 है और ये T2 है, तो T2 को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से हाई प्रेशर फोर्स को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं डियर, जब 3 रोल का यूज करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे 4 हाई रोलिंग मिल। जब 4 रोल यूज करते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे 4 हाई रोल मिल या रोलिंग मिल। तो ये हमारा होगा डियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आगे, देखिए जब हम लोग 4 की बजाय 3 रोल्स यूज करें। अच्छा आप देखो डियर, सपोज करो कि इस सरफेस को हम लोग रोल करके इतनी पतली सरफेस में अचीव करना था। अब सिंगल पास में इसे हम नहीं कर पाएंगे। मान लो क्या करेंगे डियर कि सिंगल पास में हम इतनी रोलिंग को कर पाएंगे, फिर इतना रोलिंग होने के बाद फिर डबल पास दोबारा जब रोल से गुजारेंगे तो इतना हमारा हो पाएगा। मतलब क्या होगा, इस वर्कपीस को हम लोग ऐसा रखेंगे डियर, ये हमारा रोलर्स हो जाएगा। अब पहले पास में ये इतनी थिकनेस हमारा रोल होके बाहर आएगा, फिर यहाँ पे एक और रोलर लगाएंगे, देन एक और रोलर लगाएंगे इस तरीके से। अब ये वर्कपीस हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे, और इसको थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे डियर, एक और रोलर लगाएंगे। देखो ये हमने लगा दिया रोलर। अब यहां से क्या होगा, ये वर्कपीस आपका रोल होके इस थिकनेस में मिल जाएगा। अब इसके लिए हमने देखो रोल्स की संख्या 4 लगानी पड़ी, तब जाके इस वर्कपीस को इस थिकनेस में अचीव कर पाए। सपोज करो कि हम रोल्स की संख्या 4 की बजाय 3 ही यूज करना चाह रहे हो, तो उस समय हम लोग 3 हाई रोल मिल का यूज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इस थिकनेस को इस क्वांटिटी में अचीव करने के लिए 3 रोल से ही रोलिंग कर लेते हैं। कैसे, ऐसे देखो डियर, जब ये रोलिंग हो जाए, आप ऐसे देखो, इस डायग्राम को हम हटा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा डियर, ये हमने एक रोलिंग रोल्स यूज किया, ये हमने एक रोल्स यूज किया इस तरीके से। अब इसमें देखो डियर, ये जो वर्कपीस आपका था ये रोल होके इस क्रॉस सेक्शन में बाहर आ गया। अब इस वर्कपीस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रोल्स और यूज कर लेंगे, और इस वर्कपीस को हमने यहाँ से ऐसे बेंड करके इसमें ऐसे पास करा दिया, ऐसे पास करा दिया। ये थोड़ा सा सही से नहीं पास कराया, 1 मिनट के। हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर, तो कुछ हम लोग
इस तरीके से पास कराएंगे। आप देखो ये मान लो ये रोलर हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हमें इसे पास कराना है, देखो ये आपका ऐसे ऐसे इसको हम लोग पास करा देंगे। यहाँ पे आपका क्या है, एक सपोर्टिंग डाई वगैरह लगा देंगे, है ना, को बेंड करने के लिए। अब ये रोलर से इधर जाएगा तो ये क्या है, इस क्रॉस सेक्शन में कम होकर आगे निकलेगा। तो अब आप देखो कि एक रोलर्स, दो रोलर्स और तीन रोलर्स का यूज करके इस थिकनेस को हम लोग इस थिकनेस में अचीव कर लिए, इस थिकनेस में अचीव कर लिए। तो एक रोल्स की संख्या हमारी कम लगी। इसी रोल्स को डियर हम लोग बोलते हैं 3 हाई रोल मिल, इसे बोलते हैं 3 हाई रोल मिल। अब यहाँ पे आपने देखा तो ये रोलर हो गया, ये रोलर हो गया, ये रोलर हो गया। डायरेक्शन देखो डियर, डायरेक्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसे देखो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तब इस वर्कपीस को इस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तब वर्कपीस को इस डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि वर्कपीस की डायरेक्शन ये है। अब इधर से वर्कपीस जा रहा है तो वर्कपीस की डायरेक्शन ये है। अब आप देखो कि ये इस तरह से मूव करके इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रोल्स इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन है। अब ये इधर है तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करा देंगे तो हमारी रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके के रोलिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डियर 3 हाई रोल मिल्स। ये 3 रोल्स का यूज करके मटेरियल को एक साथ मिनिमम एरिया में रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर, देखो क्लस्टर रोलिंग की बात कर रहे हैं। अब ये हमारा हो गया 2 हाई रोल रिवर्सिंग एंड नॉन रिवर्सिंग, 3 हाई रोल्स एंड 4 हाई रोल्स, ये सारे हमारे हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर क्लस्टर रोलिंग की। ये वाली जो रोलिंग आप बात कर रहे हैं क्लस्टर रोलिंग, मतलब इसे हम लोग बोलते हैं गुच्छ रोलिंग। बहुत ज्यादा सरफेस फिनिश अचीव करना हो और ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल को एक साथ रिड्यूस करना हो, देखो इस थिकनेस को इस क्वांटिटी में रिड्यूस करना हो तो उस समय हम लोग मोर देन 4 रोल्स यूज करते हैं। मोर देन 4 रोल्स आर यूज्ड, देन दिस टाइप ऑफ रोलिंग आर कॉल्ड क्लस्टर रोलिंग। देखो क्लस्टर रोलिंग का आप नेम क्लस्टर रोलिंग। क्लस्टर रोलिंग में क्या होगा डियर, इन दिस रोलिंग मोर देन 4, अगर 4 रोल्स होंगे तो वो कहलाएंगे 4 हाई रोलिंग प्रोसेस, फिर वो क्लस्टर नहीं कहलाएगा। मोर देन 4 रोल्स आर used for rolling is called cluster rolling, तो ये हमारा हो गया डियर क्लस्टर रोलिंग। अब इसमें देखो क्लस्टर रोलिंग हो गया तो क्या इसमें जितने 4 से अधिक रोल्स जितने लगे हैं, क्या सारे रोल्स आपके एक्टिव होंगे? नो माय डियर, केवल और केवल 2 रोल्स आपके एक्टिव होंगे, बाकी सारे रोल्स क्या होंगे, सपोर्ट एंड बैकअप के लिए लगे होंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसा देखो, एक रोल्स आपका, चलिए इसे हम लोग हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो एक रोल्स आपका ये हो गया और एक रोल्स आपका ये हो गया। अब इन दोनों रोल से हम लोग क्या कर रहे थे, इस वर्कपीस की थिकनेस को रिड्यूस करके इस थिकनेस में अचीव कर रहे थे। ज्यादा थिकनेस और हाई एक्यूरेट सरफेस फिनिश को अचीव करने के लिए इन रोल्स पे ज्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई करना होगा, जिसके लिए इन पे बैकअप फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे डियर, देखो एक रोल सपोर्ट इधर लगा दिए, एक रोल सपोर्ट इधर लगा दिए, सिमिलर एक सपोर्ट रोल्स इधर लगा दिए, एक सपोर्ट रोल्स इधर लगा दिए। देखो ये रोल्स हम लोगों ने लगा दिया। अब हम कलर चेंज करके देख ले रहे हैं, होगा क्या माय डियर, देखो इसे आगे बढ़ाने के लिए ये रोल्स क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये रोल्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब आप ध्यान से देखोगे कि जब दोनों रोल्स इसके साथ कनेक्ट हैं, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा माय डियर, तो ये रोल्स हमारे क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और ये भी रोल्स एंटी क्लॉकवाइज मूव। अब देखो इन दोनों रोल्स के एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से क्या होगा, इन दोनों रोल्स को एक और रोल से हम लोग कनेक्ट करा देंगे। एक रोल्स ऐसा कनेक्ट कराएंगे जो इन दोनों रोल्स से कनेक्ट होगा। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये रोल्स को क्या मूव कराएगा, क्लॉकवाइज मूव कराएगा।
तो इस तरीके से क्या है, और ज्यादा इसको बैलेंस करने के लिए, प्रेशर फोर्स एक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन साइड रोल्स को कुछ और रोल्स से सपोर्ट दे देंगे इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखो, जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। सिमिलर यही चीज ऊपर भी हम लोग बना देते हैं। एक हमारा इस तरीके से रोल होगा और एक रोल हम लोग इस तरीके से इस पे सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा माय डियर, देखिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये भी ऑब्वियसली है क्लॉकवाइज मूव करेगा। कलर चेंज कर लेते, चलिए ये क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये भी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब देखिए इस रोल्स से ये रोल जो कनेक्ट है, जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसे क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। देन आफ्टर अब देखो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जिस वजह से इसे क्या करेगा, दोनों रोल्स मिलकर इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव। अब ये तो हो गए हमारी रोल्स की डायरेक्शन। यहां पे देखो डियर, जितने भी रोल्स लगे हुए हैं ये सारे हमारे क्या हैं, बैकअप रोल्स हैं। ये सब हमारे क्या हैं, बैकअप रोल्स, और ये हमारा जो है डियर, ये हमारा क्या है, मेन रोल्स। तो इस तरीके से जब आपसे नाम पूछेगा तो मोर देन फोर रोल्स आर यूज्ड इन क्लस्टर रोलिंग, और दो आपके मेन रोल्स होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बाकी सारे रोल्स जितने भी आपके लगे हुए हैं इस पर इसको बैकअप प्रेशर फोर्स अप्लाई करने के लिए लगाए गए हैं, बैकअप के लिए ऑन एंड प्रेशर फोर्स को अप्लाई करने। तो ऐसी रोलिंग प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं क्लस्टर रोलिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुच्छ रोलिंग। देखो ये गुच्छ की तरह, जैसे आप ग्रेप्स के गुच्छे वगैरह होते हैं अंगूर के, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये रोल्स लगे होंगे। अब ये रोल्स जो आप देख रहे हो ये सब इस तरीके, ये जो रोल्स आप देख रहे हो डियर, ये इस तरीके से बने होते हैं। सारे रोल्स आपके इस तरीके से होंगे। आप जब देखोगे तो ये सारे रोल्स आपके सिलेंड्रिकल रोल्स होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। अब चलिए माय डियर हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया क्लस्टर रोलिंग मिल। अब और ज्यादा हाई प्रेशर फोर्स अप्लाई करना है, मटेरियल को बहुत ज्यादा रिड्यूस करना है, तो उस समय हम लोग प्लानेटरी रोलिंग मिल का यूज करते हैं। देखो इस डेप्थ, इस विड्थ को, मतलब इस थिकनेस को देखो कितनी स्मॉल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लिया है सिंगल पास में। इन सिंगल पास वेरी स्मॉल थिकनेस आर अचीव्ड बाय यूज ऑफ प्लानेटरी रोलिंग। इसका मतलब कैसा है इसे हम समझा देते हैं डियर। इसमें क्या होता है डियर, देखिए होता क्या है, पहले आप देखिए प्लानेटरी रोल मिल। इसमें क्या होगा डियर, इसमें आपका ये होगा कि दो आपके मेन रोल्स होंगे जिसे हम एज ए बैकअप रोल्स कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे, आप देखो ये आपका हो गया एक रोल हो गया, ये आपका हो गया दूसरा रोल हो गया। अब इन दोनों रोल्स में क्या करेंगे डियर, हम लोग कई सारे रोल्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जैसे आप देखो होगा क्या, अगर इस सर्किल को आप इतना बढ़ा दो और इसके अंदर एक देखो, इसको केज बना दो और इसके अंदर एक सर्कुलर बाल को ऐसे इंसर्ट कर दो। अब ये बाल की इतनी सरफेस अगर बाहर है तो ये इसके साथ कांटेक्ट करेगी और ये इसी के अंदर रोटेट करेगी। ये बाल से बाहर कभी नहीं निकल पाएगी क्योंकि ये वाला केज इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सेम उसी तरीके से इसमें हम क्या करते हैं डियर, केज बना देते हैं। देखो ये केज कुछ इस तरीके के हमारे होते हैं, यहाँ पे ये केज बने होंगे, यहाँ पे बने होंगे, यहाँ पे बने होंगे, यहाँ पे बने होंगे। दैट मीन्स पहले इसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, रोल्स लगा देंगे। देखो ये हमारे छोटे छोटे रोल्स हम लोग लगा देंगे इस तरीके से। स्मॉल रोल्स हम लोग इस पे, कई सारे स्मॉल रोल्स इस पे पुट कर देंगे। अब ये हमारे सिमिलर इधर भी हम लोग ऐसे स्मॉल रोल्स पुट कर देंगे। और अभी आप देखिए जब ये स्मॉल रोल्स इसमें लग जाएंगे तो ये होगा क्या डियर, यहाँ पे हमारा वर्कपीस होगा। ये वर्कपीस देखिए इस क्रॉस सेक्शन का वर्कपीस हमारा था, इस क्रॉस सेक्शन का हमारा वर्कपीस था और इसे हम लोग बहुत ही स्मॉल क्रॉस सेक्शन वर्कपीस में अचीव कर ले रहे हैं।
बाय द यूज ऑफ प्लानेटरी रोलिंग। ये सन एंड प्लानेट गियर जैसे होते हैं। जैसे इसमें देखो क्या है कि ये रोल्स आपके जैसे आपके इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो इसके अंदर के जितने भी रोल्स हैं वो सब भी आपके क्या करेंगे, देखो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से सारे रोल्स आपके मूव करेंगे और सारे रोल्स आपके मूव करके इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे। देन आफ्टर सेम उसी तरीके से ये मूव करेगा, ये आपके मूव करेंगे और इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करके ये अपने एक्सिस के अबाउट खुद रोटेट करेंगे और ये भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहेगा। तो जिससे मैक्सिमम प्रेशर फोर्स अप्लाई करके हम लोग मटेरियल को सिंगल पास में ही आसानी से बहुत कम क्वांटिटी में रिड्यूस कर लेते हैं और इस पे क्या होता है, हाई सरफेस फिनिश अचीव होती है। हाई सरफेस फिनिश अचीव होती है क्योंकि जो वर्किंग रोल्स आपके होंगे ये आपके हैं वर्किंग रोल्स, ये आपके हैं डियर वर्किंग रोल्स और ये आपके होते हैं बैकअप रोल्स। बैकअप रोल्स, वर्किंग रोल्स की साइज स्मॉल होने की वजह से हाई सरफेस फिनिश हमें अचीव होती है। ये हमारा होता है डियर प्लानेटरी रोलिंग सिस्टम। अब इसमें देखते हैं डियर, देखो ये तो हमारा हो गया। केज आपका ऐसे बना होगा, आप हमेशा ध्यान देना कि इसमें ये रोल्स बाहर ना हो और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करते हैं तो इसमें केज बना देते हैं, मेटेलिक केज बना होता है। जैसे हम लोग बियरिंग बाल्स में केज बना देते हैं तो बाल्स उसके अंदर रोटेट करते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं जाते हैं। केज कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखिए जैसे ये बाल्स हो गए, अब ये बाल्स आपस में रोटेट कर रहे हैं तो ये इनके ऐसे केज हम लोग बना देते हैं। तो ये इसके अंदर रोटेट करेंगे लेकिन ये बाहर इधर उधर नहीं जाएंगे, ना ही इस तरफ बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट बात करते हैं टैंडम रोलिंग। ये कुछ हमारी इस तरीके से होती है। इसमें हमारा क्या होता है कि देखो ये हमारी इस तरीके से लीनियर रोलिंग यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टैंडम रोलिंग। इसमें क्या होता है डियर, इन टैंडम रोलिंग द स्ट्रिप इज रोल्ड कॉन्टिन्यूअसली थ्रू ए नंबर ऑफ स्टैंड टू स्मॉल गेज विथ ईच पास। एक स्ट्रिप को हमने लिया, एक रोल से हमने गुजारा, देन आफ्टर नेक्स्ट रोल से हमने गुजारा, देन आफ्टर नेक्स्ट रोल से हमने गुजारा, और भी अगर पतली थिकनेस इसकी चाहिए होगी तो फ्लैट सरफेसेस और हाई एक्यूरेट सरफेस फिनिश अचीव होती चली जाएगी। ऐसी रोलिंग प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे टैंडम रोलिंग मिल। अब आप ये ना देखो डियर कि मोर देन, अगर मान लो इसे हटा दो केवल 4 रोलिंग मिल यूज हो रही है तो आप कहोगे कि सर इसका नाम तो 4 हाई रोलिंग मिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब इसमें हम लोग एक रोल्स को सपोर्ट करने के लिए ये अगर बैकअप रोल लगाते तब इसका नाम होता 3 हाई रोल या 4 हाई रोल मिल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 रोल्स अपना अलग रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। यह केवल इस पोर्शन को देखोगे तो यह एक्ट कर रहा है एज ए 2 हाई रोल मिल। और इसमें क्या है डियर, ये वर्कपीस इस डायरेक्शन में जा रहा है, रोलर की भी डायरेक्शन सेम है, तो ये नॉन रिवर्सिंग रोलिंग मिल है। नॉन रिवर्सिंग 2 हाई रोलिंग मिल है। अगर रोलर की डायरेक्शन इधर हो जाती, इस रोलर की इधर हो जाती और ये वर्कपीस इस तरफ जाता तो ये हो जाता रिवर्सिंग रोलिंग मिल। चलिए तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। ईच स्टैंड कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रोल्स एंड कंट्रोल्स कॉमा ए ग्रुप ऑफ स्टैंड इज कॉल्ड ट्रेन। मतलब ट्रेन के बोगी की तरह रोल्स इसमें लगे होंगे हर स्टेप। नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आपका दिखाया गया है कुछ ऐसे। चलिए आगे देखिए, एक टर्म है कैम्बर। कैम्बर इन रोलिंग। कैम्बर इन रोलिंग। कैम्बर क्या होता है डियर? कैम्बर कुछ इस तरीके का शेप आप जो देख रहे हो, ये होता क्यों है, ऐसा शेप होता क्यों है, उसकी डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं। देखिए होगा क्या डियर कि जब मान लेते हैं ये हमारा सिलेंड्रिकल शैफ्ट था। अब इस सिलेंड्रिकल शैफ्ट के साइज को कम करने के लिए मान लेते हैं एक रोलर हम लोग इधर लगा दिए थे और एक रोलर हम लोग इधर लगा दिए थे। अब ये दोनों रोलर्स हम लोगों ने इस पे पुट कर दिया। होगा क्या डियर, या आप इसे फ्लैट सरफेस मान लो, फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस मान लो, और ये आप मान लो रोलर्स, ये आप मान लो रोलर्स। अब इसमें क्या होगा डियर, देखिए जब इसकी सरफेस को ये क्या करेगा, इसकी विड्थ को
कम करेगा, थिकनेस को कम करेगा तो लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। एक्चुअल में क्या होना चाहिए डियर, होना ये चाहिए कि ये वाला जो वर्क पीस है, ये वाला वर्क पीस है, ये एक्चुअल में पतला होकर इस थिकनेस में हमें अचीव होना चाहिए। लेकिन होता क्या है डियर, इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज की वजह से जब मेटल एक्सपेंड होता है, इस रोलर के बीच में मेटल एक्सपेंड होता है, तो यहाँ साइड पे मटेरियल फ्रीली एक्सपेंड होता है और बीच में मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली एक्सपेंड नहीं होते हैं, जिस वजह से बीच में मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, साइड में कम मिलेगी। तो ये मटेरियल क्या होंगे डियर, कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होंगे। ये मटेरियल कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होंगे, बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा है मटेरियल की तो रोलर इसको दबा नहीं पाया, और साइड में स्ट्रेंथ कम है तो ये कुछ साइड में स्ट्रिप बनाना शुरू कर दिया। तो साइड में आपको स्ट्रिप की तरह मिल रहा है और बीच में आपको कैम्बर की तरह मिल रहा है। अब ऐसा होने से माय डियर क्या होगा कि ये जो शेप है, ये रोलर तो सब पे यूनिफॉर्म लोड अप्लाई कर रहा था। जब रोलर यूनिफॉर्म लोड अप्लाई कर रहा था तो उस वजह से, इस शेप की वजह से ये मटेरियल इस रोलर पर भी तो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। आप देखो, जितना रोलर द्वारा इस पे हम मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उतना ही इस मटेरियल के द्वारा रिएक्शन फोर्स रोलर पे लगाया जाएगा। तो इस रिएक्शन फोर्स की वजह से डियर ये रोलर, अगर देखो रोलर का मटेरियल अगर मतलब प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया गया है तो इस रोलर में इस तरीके की शेप प्रोड्यूस हो जाएगी, इस रोलर में इस तरीके की शेप प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू दिस फिनोमिना। तो अब ऐसी जो शेप प्रोड्यूस हो जा रही है, इस शेप को ही डियर हम लोग बोलते हैं कैम्बर। रोलर में ये शेप प्रोड्यूस हो जाएगी और वर्कपीस हमारा इस शेप का मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कैम्बर। अब इस कैम्बर का हमारे लिए डिफेक्ट है, रोलर में भी डिफेक्ट है। चाहिए था फ्लैट वर्कपीस, फ्लैट वर्कपीस भी नहीं मिला और रोलर भी हमारा ऐसा हो गया, तो दोनों बेकार हो गया। उस वजह से हम चाहेंगे डियर कि हमारे पास कैम्बर रोलिंग में ना मिले। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस रोल को, ये जो रोल हमारे होते हैं, इस रोल पे हम लोग थोड़ी सी कैम्बरिंग कर देते हैं। कैम्बरिंग कैसे करते हैं वो आप देखो, कैम्बरिंग को देखो ऐसे। एक्चुअल का अगर आप रोलर देखोगे, वो रोलर आपका इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन जब कैम्बरिंग कर देते हैं डियर, तो वो रोलर आपके कैसे हो जाते हैं, वो रोलर आपके इस तरीके से बन जाते हैं। मतलब ये साइड साइड में हमने क्या किया, हल्का सा स्लोप दे दिया। यहां पे हमने क्या दे दिया, स्लोप दे दिया, जिस वजह से क्या होगा डियर कि इस मिडिल सेक्शन पे ज्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा और साइड में कम प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा। तो ये जो साइड में स्ट्रिप बन रही है, ये स्ट्रिप नहीं बनेगी, फिर हमारा वर्कपीस इस तरीके से फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस होगा। तो ये जो सरफेस ये इस तरीके से हमने दिया, इसी को बोलते हैं कैम्बरिंग। चलिए अब इसमें देखिए डियर, ये हमारा ऐसा है, एक्चुअल में से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे देखो, ये रोल में ऐसा हो जा रहा है, यही हमारी कमी होती है। देखो ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस आपका कैसा है, ऐसा अपनी सरफेस को बढ़ा रहा है। तो ये हमारा रोलर में भी कमी आएगी और वर्कपीस में भी कमी आएगी। इसी को दूर करने के लिए हम लोग कैम्बरिंग देते हैं। कैम्बरिंग का मेन मतलब देखिए, द यूज ऑफ कैम्बर्ड रोल इज टू कंपनसेट फॉर रोल बेंडिंग। अब देखो ये रोल आपका जो इस तरीके से हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बेंड टाइप हो रहा है, बेंड टाइप हो रहा है। इस बेंडिंग को दूर करने के लिए हम अपने रोल्स को इस शेप का बनाते हैं, जो आपका इस रोल के बेंडिंग को कंपनसेट यानी कि कम करता है या मिनिमाइज करता है या फिर खत्म करता है। देन आफ्टर अनकैम्बर्ड रोल गिव वेरिएशन ऑफ थिकनेस। अनकैम्बर्ड रोल, अगर आपका इस तरीके का रोल है तो ये अनकैम्बर्ड रोल है। जैसे आप बेलन देखते हो तो बेलन आपका एक कैम्बर्ड रोल होता है, लेकिन अगर आप उसी जगह पे इसको देखो तो ये आपका क्या हो गया, ये अनकैम्बर्ड रोल हो गया। तो अब बेलन के साइज का हम लोग रोल बनाते हैं। बेलन जैसे अब कुछ सरफेस फ्लैट रहेगी, फिर आगे जाके थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कर्व टाइप की हो जाएगी। तो जिससे क्या है कि आपका हर जगह पे प्रॉपर प्रेशर फोर्स अप्लाई हो, तो मटेरियल की थिकनेस हर जगह पे यूनिफॉर्म मिलेगी।
तो अब अगर कैम्बर्ड नहीं है तो मटेरियल की थिकनेस में क्या होगा, वेरिएशन होगा। वही लाइन कही जा रही है, अनकैम्बर्ड रोल्स गिव वेरिएशन इन थिकनेस ऑफ रोलिंग मटेरियल एंड देन द कैम्बर्ड कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द रोल डिफ्लेक्शन एट ओनली वन वैल्यू ऑफ द रोल फोर्स। एक ही रोल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे सारे मटेरियल पर सेम यूनिफॉर्म थिकनेस हमारी अचीव हो जाए। तो इस तरीके से हम रोलिंग पे कैम्बर देते हैं। ये हमारा हो गया आपका। ये अगर देखो रोलर हमारा क्या, अगर हमने रोलर पे इस तरीके से कैम्बर्ड प्रोवाइड करा दिया, इस तरीके से आप देखो, ये हम लोग रोलर कुछ ऐसा हम लोग ले लें और ये हमारी वर्कपीस ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए और छोटा वर्कपीस बना और स्मॉल वर्कपीस, ये वर्कपीस हमारा कुछ ऐसा हो जाए, नेक्स्ट रोलर हमारा कुछ ऐसा हो जाए। तो अब ये रोलर पे जो हमने दिया आइडिया, ये देखो एक्चुअल का रोलर ऐसा होना चाहिए था और रोलर में हमने इतना क्या दे दिया है, कैम्बर दे दिया। एक्चुअल का रोलर आपका ऐसा होना चाहिए था और ये हमने इतना रोलर में कैम्बरिंग कर दिया है, जिससे क्या होगा, हर जगह पे यूनिफॉर्म प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा। देन आफ्टर यूनिफॉर्म थिकनेस हमें अचीव होगी रोलिंग के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं लुब्रिकेशन फॉर रोलिंग। अच्छा, जब रोलिंग करेंगे डियर, तो रोलिंग हम लोग दो तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग करते हैं हॉट रोलिंग और सेकंड हम लोग करते हैं कोल्ड रोलिंग। अब हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। अब टेम्परेचर के रोल की वजह से मटेरियल आपका क्या होगा, हीटअप होगा। लेकिन रोलिंग कर रहे हैं तो रोलिंग में फ्रिक्शन की वजह से भी वहां टेम्परेचर जनरेट होगा। बिकॉज ऑफ रोलिंग तभी पॉसिबल है जब रोल और वर्कपीस के बीच में हाई फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा और ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स टेम्परेचर विल बी आल्सो जनरेट। देन आफ्टर मटेरियल का हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ चेंज होना शुरू होगा। तो हम वहां पे चाहेंगे कि उनके स्ट्रक्चर को ना चेंज होने दें, जिससे हम लोग क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम को। तो किस चीज के लिए कौन सा कूलिंग यूज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए पॉइंट 1, अगर हम हॉट रोलिंग करेंगे डियर, हॉट रोलिंग ऑफ फेरस मटेरियल इज डन विदाउट लुब्रिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधे यही लाइन पूछी जाती है, यही पॉइंट आपका पूछा जाता है। जितने भी फेरस मटेरियल हैं, फेरस मटेरियल लाइक दैट आयरन और आयरन एलॉय, आयरन एलॉय, जितने भी फेरस मटेरियल हैं उन सभी मटेरियल पे जब हम लोग रोलिंग करेंगे तो विदाउट लुब्रिकेशन हम लोग रोलिंग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर हॉट रोलिंग कर रहे हैं ऑफ नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मतलब जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इन सभी की अगर हम लोग रोलिंग कर रहे हों तो उस समय क्या होगा, ए वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंडेड ऑयल, emulsion and fatty acids are used as a lubrication in rolling process। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर कि जब हम लोग नॉन फेरस मटेरियल लाइक दैट एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, इस साइड एक्सेट्रा, इस टाइप के जितने भी मटेरियल के हम लोग रोलिंग करना चाहें, या इनके एलॉय और इट्स एलॉय, एलॉय का मतलब इसमें कुछ एलॉइंग एलिमेंट मिला देंगे। तो देन आफ्टर इसमें हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे मटेरियल, इसको हम लोग यूज करेंगे कंपाउंडेड ऑयल एंड इमल्सन ऑयल एंड फैटी एसिड आर यूज। ये लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, जब कोल्ड रोलिंग हम लोग करेंगे, कोल्ड रोलिंग लुब्रिकेंट आर वाटर या सोल्यूबल ऑयल और लो विस्कोसिटी लुब्रिकेंट आर यूज्ड इन कोल्ड रोलिंग एंड मिनरल ऑयल्स या इमल्सन को भी हम लोग यूज कर लेते हैं, पैराफिन ऑयल्स को भी यूज कर लेते हैं जब कोल्ड रोलिंग करते हैं। कोल्ड रोलिंग में मटेरियल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है,
जिस वजह से वहां पे ऑक्साइड के बनने के चांसेस कम होते हैं। तो हम वहां पे क्या करते हैं, सिंपल सा वाटर इमल्सन या वाटर सोल्यूबल ऑयल को भी, वाटर और ऑयल को मिक्स करके हम लोग वाटर सोल्यूबल ऑयल बनाते हैं। देन वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं एज ए कूलेंट। और कोल्ड रोलिंग में हम लोग लो विस्कोसिटी लुब्रिकेंट्स को भी यूज करते हैं, लाइक दैट जैसे हम लोग टूल कटिंग के लिए कटिंग ऑयल्स यूज करते थे, उनका भी यूज कर लेते हैं लुब्रिकेशन की तरह। एंड मिनरल ऑयल्स, खनिज पदार्थ लाइक दैट हम लोग जैसे जो ये सब ऑयल्स हमारे बनते हैं, या जैसे डीजल ऑयल्स हो गए हमारे, या इमल्सन ऑयल्स हो गए, या पैराफिन ऑयल्स हो गए, या फैटी ऑयल्स हो गए, इनका यूज करते हैं कोल्ड रोलिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, सीधे इसी से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्ट इन रोलिंग। रोलिंग प्रोसेस जब हम लोग करते हैं डियर, तो उसमें कौन कौन से डिफेक्ट जनरेट होते हैं, उन डिफेक्ट्स को जनरेट करने के बाद उसकी रेमेडी क्या क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो बेसिक जब हम लोग रोलिंग प्रोसेस करते हैं डियर, तो डिफेक्ट इन रोलिंग, डिफेक्ट्स इन रोलिंग, रोलिंग में बेसिकली डियर 2 टाइप के डिफेक्ट मिलते हैं, 2 टाइप के डिफेक्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट आपका होता है सरफेस डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, कॉमा सेकंड आपका होता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। रोलिंग में बेसिकली डियर इन्हीं दोनों टाइप के डिफेक्ट हमारे जनरेट होते हैं। अब सरफेस डिफेक्ट आपका क्या होता है और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्या होता है वो समझिएगा। देखिए जब हम लोग क्या है, मान लीजिए इस स्लैब की रोलिंग करनी थी, स्लैब की रोलिंग करके इसकी थिकनेस को रिड्यूस करना था। अब सपोज करो रोलिंग करने से पहले इसके ऊपर कुछ क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऑयल पार्टिकल्स हैं, ग्रीस पार्टिकल्स हैं, ऑक्साइड पार्टिकल्स हैं, या स्लैग पार्टिकल्स हैं। तो जब रोलिंग करेंगे ये सारे पार्टिकल्स जब इस रोल के कांटेक्ट में आएंगे तो प्रेस होकर इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर आगे चले जाएंगे, परमानेंटली उसी में वेल्ड हो जाएंगे। वेल्ड का मतलब चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से उसकी सरफेस को खराब करेंगे, चाहे वो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल हो, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो या तो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऑयल पार्टिकल्स हो सकते हैं, ग्रीस पार्टिकल्स हो सकते हैं, रस्ट हो सकते हैं, रस्ट मतलब जंग हो सकते हैं, एंड ये हमारे स्लैग हो सकते हैं, और इम्प्यूटीज कुछ भी आप कह सकते हैं, इम्प्यूटीज हो सकते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स इस सरफेस पे बैठे हुए थे, जब रोलिंग से ये गुजरेंगे तो उस समय रोलिंग के प्रेशर फोर्स की वजह से हीट होकर मेल्ट होकर इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये एक सरफेस डिफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए डियर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, केवल इनकी सरफेस को रोल करने से पहले अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो बेसिकली सरफेस डिफेक्ट हमारा आप समझ गए होंगे कि डस्ट, रस्ट, ऑयल, ग्रीस, स्लैग और इम्प्यूटीज के सरफेस पे अवेलेबल होने की वजह से होते हैं, और इसे प्रिवेंट करने के लिए बिफोर रोलिंग सरफेस आर क्लीन्ड, देन आफ्टर रोलिंग आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक डिफेक्ट। जब रोलिंग करते हैं डियर तो मेटल आपका क्या है, या तो हॉट रोलिंग होगा या कोल्ड रोलिंग होगा, और प्रेशर फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मटेरियल में अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी और साथ में मटेरियल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे। उनके मॉलिक्यूलर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने की वजह से उन मटेरियल में इंटरनल जो डिफेक्ट्स आएंगे उन्हीं को डियर हम लोग बोलेंगे इंटरनल, या एक्सटर्नल जो डिफेक्ट आएंगे उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। वो हमारे कैसे होंगे डियर, देखिए स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। सपोज करिए कि जब हम लोग रोलिंग ऐसे रोल से इस वर्क पीस को पास कराए, अब यहाँ ये जो वर्क पीस मिला, देखिए ये मान लीजिए आप रोलर, अब ये जो वर्क पीस आपका मिला डियर, इस वर्क पीस पे एक्चुअल में क्या था कि इसकी सरफेस हमें ऐसी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कुछ इसकी सरफेस कटती हुई आगे बढ़े, ऐसे कटती हुई आगे बढ़े। अभी इसका रीजन भी बता रहे हैं ऐसा क्यों होगा, या कुछ ऐसे वेवी लेंथ की तरह आगे बढ़े, वेव की तरह आगे बढ़े, तो ये सारे हमारे डिफेक्ट होंगे। या इस मटेरियल में कुछ यहाँ पे ब्लो होल्स या पोरोसिटी की वजह से मेटल कट के वहाँ पे होल्स बनने शुरू हो जाएं,
तो ये जितने टाइप के डिफेक्ट्स हमारे मिलेंगे डियर, इन्हीं सभी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। आफ्टर रोलिंग एक्चुअल का वर्कपीस हमारा कैसा होना चाहिए था, ये वाला जो आप देख रहे हैं, एक्चुअल का वर्कपीस हमारा डियर कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, जिसकी कुछ थिकनेस है, जिसकी कुछ थिकनेस है। लेकिन यहाँ पे देखो ये नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो डियर क्या है, इस पे एक वेव क्रिएट होती चली जा रही है, और ये वेव इसलिए क्रिएट हो रही है डियर, क्योंकि जब रोलर्स इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ का मटेरियल थिकर था और यहाँ का मटेरियल थिनर था। प्लेट के किनारे के मटेरियल थिनर थे और प्लेट के सरफेस मतलब मिडिल पॉइंट के मटेरियल थिक थे, जिस वजह से क्या है कि प्लेट के बीच का मटेरियल तो यूनिफॉर्म थिकनेस में स्प्रेड हुआ, लेकिन किनारे के मटेरियल कहीं ज़्यादा स्प्रेड हो गए, कहीं कम स्प्रेड हो गए, क्योंकि जब थिन सरफेस होगी तो उस पर लोड की वैल्यू ज़्यादा इफेक्ट होगी, और ज़्यादा लोड लगाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। तो कहीं पर वो फैल गया है, कहीं पर नहीं फैला है, तो इस तरीके से ये सरफेस हमारी बनेगी और ये एक वेव लेंथ की तरह बनेगी। रोलिंग में इस डिफेक्ट को बोलते हैं डियर वेव एज या वेवी एज। चलिए हम लोग अब इस डिफेक्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका है वेवी एज डिफेक्ट। वेवी एज डिफेक्ट आपका क्या होगा डियर, इसमें होगा क्या कि जब ये रोलर से मटेरियल हमारा पास होगा, अब ये पास होके बिल्कुल एग्जैक्ट ये रोलर हो गया, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है कि ये क्या है, इधर ज्यादा फैलेगा, फिर ऐसे ज्यादा फैलेगा, ये ऐसे फैलेगा, इस तरीके से वेव लेंथ बनाती चली जाएगी। तो इस तरीके के बोलते हैं वेवी एज। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर थिकनेस ऑफ वर्कपीस के इम्प्रॉपर थिकनेस की वजह से। अगर मान लो देखो बीच की थिकनेस ज्यादा हो, यहाँ की थिकनेस ज्यादा हो, यहाँ की थिकनेस कम हो, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा, जिस वजह से किनारे की सरफेस फैल जाएगी। तो इसे हम लोग दूर करने के लिए या तो रोल में कैमरिंग कर दें, या तो हम लोग क्या करें, इस प्लेट की थिकनेस को प्रॉपर यूनिफॉर्म यूज करें। तो ये हमारा होता है इसका सोल्यूशन। तो इसे हम लोग बोलेंगे टू अवॉइड वेवी एज डिफेक्ट, टू अवॉइड वेवी एज डिफेक्ट, टू अवॉइड ए वेवी एज डिफेक्ट यूज यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ वर्कपीस, यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ वर्कपीस और कैम्बर्ड रोल आर यूज्ड। कैम्बर्ड रोल आर यूज्ड। तो ये हमारा डियर दूर हो जाएगा। क्या दूर हो जाएगा, वेवी एज बनना रुक जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट ये प्लेट हमें मिलेगी। नेक्स्ट डिफेक्ट हमारा क्या होगा डियर, एज क्रैक्स। एज क्रैक्स हमारी कैसी होंगी, चलिए इनकी बात करते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, मटेरियल की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। देखिए ये हमारा हो गया एज क्रैक्स। एज क्रैक्स ये क्या होगा डियर, ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आप जानते हैं कि कहीं पे अनइवन, देखिए हर जगह पे अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मटेरियल की होगी तो वहां पे मटेरियल आपका सब जगह पे यूनिफॉर्म स्प्रेड होगा। लेकिन अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ या मटेरियल की डक्टिलिटी या मटेरियल की हार्डनेस हर जगह पे यूनिफॉर्म ना हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, देखो जब हम लोग रोलिंग करेंगे तो कहीं पे मटेरियल ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा या कट जाएगा, इस तरीके से कटते हुए आगे बढ़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एज क्रैक्स डिफेक्ट। एंड मान लो अब ये डिफेक्ट क्या होगा, सपोज करो सरफेस पे इसकी हार्डनेस ज़्यादा हो, सरफेस पे हार्डनेस ज़्यादा हो और बीच पे क्या हो, मटेरियल डक्टाइल हो। अब हम जानते हैं कि डक्टाइल मटेरियल की रोलिंग करना इजी है, हार्ड मटेरियल की रोलिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस हार्ड मटेरियल की वजह से यहाँ की सरफेस क्या होगी, क्रैक्स प्रोड्यूस करेगी,
जो हमारा एक रोलिंग डिफेक्ट बना है। तो यहां देखिए क्या होगा डियर, ड्यू टू इम्प्रॉपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन मटेरियल like that sufficient ductility or increase more hardness like that insufficient ductility and more hardness cracks will produce in edge of workpiece, then this is called, this type of defect is called edge cracks defect. Edge cracks डिफेक्ट इन रोलिंग। तो इस तरीके से माय डियर क्या होगा, रोलिंग में एज क्रैक डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस एज क्रैक डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मटेरियल पे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज वाला मटेरियल यूज करेंगे, उस मटेरियल को यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया एज क्रैक्स डिफेक्ट। नेक्स्ट बात करें डियर, जिपर क्रैक्स इन रोलिंग डिफेक्ट। चलिए आगे की बात कर रहे हैं, जिपर क्रैक्स क्या होगा। जिपर क्रैक्स क्या होगा डियर, अगर मटेरियल में कुछ अंदर इम्प्यूरिटीज रह गई हो, मान लो ये प्लेट थी, प्लेट पहले क्या थी, एक इस तरीका का ये स्लैब था, ये स्लैब के अंदर अगर कहीं कुछ एयर बबल्स रह गए हों, इम्प्यूरिटीज रह गई हों, तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन अंदर क्या होगा, ड्यू टू इम्प्यूरिटीज और या तो इम्प्यूरिटीज की वजह से, या तो अंदर क्या है कि कैविटी बनने की वजह से, जिसे हम लोग ब्लो होल्स और पोरोसिटी बोलते हैं, ब्लो होल्स से रिमूव करते हैं। ड्यू टू इम्प्यूरिटीज, देखें, ड्यू टू इम्प्यूरिटीज और ब्लो होल्स और कैविटी जब हम मटेरियल पे रोल के द्वारा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वहां पर फोर्स अप्लाई होने की वजह से मटेरियल कट कर वहां पे इस तरीके के एजेस दिखाई देने लगेंगे, होल्स दिखाई देने लगेंगे। तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डियर जिपर क्रैक्स डिफेक्ट। कैविटी मेटल विल प्रोड्यूस ए होल और क्रैक्स इन सेंटर, बीच में किनारे पे अगर होगा तो वो एज क्रैक्स कहलाएगा, और बीच में हमारे क्रैक्स इन सेंटर, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज called जिपर क्रैक्स डिफेक्ट। जिपर क्रैक्स डिफेक्ट इन रोलिंग प्रोसेस। तो इस टाइप के डिफेक्ट को डियर हम लोग क्या बोलते हैं, जिपर क्रैक्स डिफेक्ट। अब इस जिपर क्रैक्स डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, फिर वही बात है कि जिपर क्रैक्स क्यों हुआ था, क्योंकि अंदर मॉलिक्यूल में हमारे क्या थे, एयर वॉइड्स की वजह से मटेरियल में ब्लैंक होल्स वगैरह बने रह गए थे। तो हम चाहेंगे कि यूनिफॉर्म मटेरियल हमें मिले, और यूनिफॉर्म मटेरियल मिलेगा तो हम कितना भी दबाएंगे हर जगह पे प्रॉपर मटेरियल स्प्रेड होगा। तो ये डिफेक्ट हमारे दूर हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा टू अवॉइड दिस डिफेक्ट
यूज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज मटेरियल यूज हम लोग करेंगे। ये डिफेक्ट हमारा हो गया डियर, कौन सा? जिपर क्रैक्स डिफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एलिगेटरिंग डिफेक्ट। एलिगेटरिंग डिफेक्ट क्या होता है? जैसे घड़ियाल अपना मुंह बनाता है, घड़ियाल जैसे एलिगेटरिंग की तरह होता है, तो वही से नाम आपका लिया गया है एलिगेटरिंग डिफेक्ट। घड़ियाली डिफेक्ट जो हमारे हो, तो वो घड़ियाली आंसू नहीं, डिफेक्ट की बात हो रही है। इसमें होगा क्या डियर? इसमें ऐसा होता है, देखिए जब मटेरियल आपका हार्ड हो, मटेरियल हार्ड हो या मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपकी अनइवन हो, तो उस समय क्या होगा? मान लीजिए ये रोलिंग थी, ये रोलिंग था, अब ये मटेरियल हमने यहाँ पे लगाया, ये मटेरियल हमारा आगे बढ़ा, अब ये रोलिंग होना शुरू हुआ, लेकिन रोलिंग होते होते यहाँ से वो क्या है, मान लो ये था, ये आगे बढ़ रहा था, अब ये आगे बढ़ते बढ़ते एक लेयर ऐसी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया डियर। ये जो आगे बढ़ रहा था, ये एक लेयर कुछ ऐसी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और ये एक लेयर कुछ ऐसी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इस समय क्या होगा डियर? ये आगे बढ़ेगा और दो लेयरों में आगे निकलता हुआ आगे बढ़ेगा, दो लेयरों में फटना शुरू कर जाएगा, और ये इसलिए होगा, यही मेटल में अनइवन प्रॉपर्टीज की वजह से, ड्यू टू अनइवन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मेटल को डिफॉर्म, मेटल को डिफॉर्म in two plates, then this type of defect is called alligatoring या एलिगेटरिंग भी बोलते हैं, एलिगेटरिंग डिफेक्ट। तो एलिगेटरिंग डिफेक्ट हमारा क्या होगा डियर? देखो ये मटेरियल आपका क्या था, इस मटेरियल का थिकनेस, इस थिकनेस का मटेरियल था। जब ये रोलर से हम लोग इसको रोल किए, रोलर आपका क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आगे बढ़ते हुए मटेरियल क्या, ये देखो ये इस प्लेट की थिकनेस में टूटना शुरू हो गया, और ये इस प्लेट में, ये अलग अलग दो प्लेटों में फटना शुरू हो गए, और एक घड़ियाल की तरह अपने आगे मुंह को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा मेटल डिफेक्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं डियर एलिगेटरिंग डिफेक्ट। तो ये था हमारा माय डियर, ये रोलिंग प्रोसेस में जो हम लोग रोलिंग कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड हमारे कुछ डिफेक्ट हो गए। अब देखो रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड ये डिफेक्ट हमारे हो गए। देन प्रिपेयर्ड मटेरियल फॉर कोल्ड वर्किंग, और उसके बाद एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, फोर्जिंग। तो अभी देखो रोलिंग से रिलेटेड ये हमारे क्या हो गए, डिफेक्ट हो गए। जब हम लोग रोलिंग को, अगर मान लो कोई मटेरियल को कोल्ड वर्किंग करना हो, तो उसके लिए हम उस पर क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। हॉट वर्किंग के लिए मेटल को गर्म करते हैं एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और कोल्ड वर्किंग में हम लोग मेटल को कैसे प्रिपेयर करेंगे कोल्ड वर्किंग के लिए, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने दिया है, उसको प्रिपेयर करिएगा। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट 1 की बात करते हैं। द स्टार्टिंग मटेरियल मस्ट बी क्लीन एंड फ्री ऑफ ऑक्साइड और स्केल। जब भी हम लोग डियर कोल्ड वर्किंग करते हैं, आप जानते हैं कि अगर कोल्ड रोलिंग करेंगे तो उस समय ये मटेरियल आपका इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो इसकी सरफेस पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रह जाएंगे, वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स होकर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे एक सरफेस डिफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो उस सरफेस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कोल्ड रोलिंग स्टार्ट करने से पहले इस सरफेस को प्रिपेयर्ड कर लेंगे, और उसे प्रिपेयर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल में से क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑक्साइड को साफ करके उसे फ्री कर लेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे डियर नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा,
scale can be removed by acid pickling in which the material is dipped in a acid then washed। अगर उस पे मान लो कोई ऑक्साइड की लेयर वगैरह जम गई है, बैठ गई है, तो उस ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, मेटल को, मान लो ये आपका एक एसिड टैंक है, इसे हम लोग बोलेंगे एसिड टैंक। अब इस एसिड टैंक में सपोज करो कि ये वर्कपीस था, इस वर्कपीस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आपकी बनी हुई है, तो इस वर्कपीस को लाएंगे, इस पे डिप कराएंगे, आफ्टर सम टाइम इसे रिमूव कर देंगे, तो ये एसिड से रिएक्ट करके इसके क्या है, ऑक्साइड को रिमूव कर देगा और इस वर्कपीस को फ्री फ्रॉम ऑक्साइड कर देगा। इसी प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं पिकलिंग प्रोसेस या एसिड पिकलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पिकलिंग प्रोसेस पे। तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, जब इस वर्कपीस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर हमारी होगी तो उसे रिमूव करने के लिए ऐसा प्रोसेस। देन आफ्टर बात कर रहे हैं डियर, देन आफ्टर बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिशन शीट मेटल एंड प्लेट इज स्मूथनेस इज समटाइम गिवन ए लाइट गोल्ड रोलिंग फ्रॉम superior to the major deformation। दैट मीन्स क्या है कि एडिशन ऑफ शीट मेटल और प्लेट इन सम टाइम, जब हम शीट मेटल और प्लेट को एक साथ ऐड करना चाहें तो ये इस तरीके से, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इसे आप लोग थोड़ा सा याद करके जाइएगा। जब मतलब ये सब क्या है कि बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं अगर आप जे लेवल के पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो, और गेट और यस लेवल के पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी खूब आते हैं रोलिंग से रिलेटेड, जो कि हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन और रोलिंग प्रोसेस में डिस्कस कर दिया था कि वो उसमें रोलिंग से रिलेटेड कितनी हमारी डेप्थ लेंगे, तो और डेप्थ लेने के बाद कहाँ पे फ्रैक्शन होगा, कितना फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, उस फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, इस पर फोर्स निकालने के लिए भी आ सकता है कि इस रोलिंग के द्वारा, अगर हम गेट और यस का पेपर दें तो इस रोलिंग के द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को भी निकालना होगा और इस पर लगने वाले पावर की वैल्यू भी निकालना होगा, तो इस तरीके से इस पर वर्क की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये सारा हमारा बहुत ज़्यादा आगे डिटेल में आ जाएगा। तो ये हमारा था डियर रोलिंग प्रोसेस, जिसे हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अब आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, मेटल फोर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मेटल फोर्जिंग प्रोसेस हमारा क्या होगा कि देखो हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डियर, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, और फॉर्मिंग प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल और केवल मेटल के शेप को हम लोग चेंज कर रहे हैं और साइज को चेंज कर रहे हैं, एक शेप और साइज को कन्वर्ट करके दूसरे शेप एंड साइज में हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डियर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब उसी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में देखो, जब रोलिंग हम लोग कर रहे थे तो रोलिंग में क्या होता था डियर, इस रोल द्वारा कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जाता था, ये वर्कपीस होता था। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट हम क्या अप्लाई करते थे, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, और सेकंड हम लोग क्या अप्लाई करते थे डियर, इसमें हम लोग सेकंड अप्लाई करते थे शियर फोर्स, शियर फोर्स। तो ये कंप्रेसिव एंड शियर फोर्स अप्लाई करके हम मेटल को अपने रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में अचीव कर लेते थे। लेकिन फोर्जिंग प्रोसेस क्या होगा डियर, फोर्जिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, मेटल में देखो ये आपका एक डाई हो गया, अब यहाँ मेटल को रखेंगे और इस मेटल पे कंप्रेसिव फोर्स ही अप्लाई करेंगे, और कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मेटल आएगा और इस डाई के शेप में कंप्रेस होकर इसे हम पहले क्या करेंगे, हॉट करेंगे, हॉट करेंगे, हॉट करने के बाद ताकि आसानी से हर जगह पे फैल जाए। ऐसा नहीं कि केवल हॉट करके ही हम फोर्जिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, कोल्ड स्टेट में भी हम फोर्जिंग करते हैं, लेकिन उस समय मेटल स्प्रेड कम क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा हैमरिंग फोर्स लगाना होगा। जैसे हम लोग सिंपल सा हथौड़े से जो हम लोग पीट कर मेटल के शेप को फैलाते हैं, कम करते हैं, वो सारा हमारा कहलाता है डियर फोर्जिंग प्रोसेस। उसी को हम लोग स्मिथी फोर्जिंग के नाम से जानते हैं, स्मिथी फोर्जिंग
या हैंड फोर्जिंग, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये हमारा कहलाएगा स्मिथी फोर्जिंग या हैंड फोर्जिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग हथौड़े से, जैसे हम लोहार के यहाँ जाते थे तो या तो वो क्या करता था, हमारे वर्कपीस को गर्म करके फिर हैमरिंग करता था, वो भी फोर्जिंग प्रोसेस है, वो आपका है हॉट फोर्जिंग प्रोसेस। और अगर हम घरों में जैसे कील वगैरह तोड़ना है, कोई सरफेस को चपटा करना है, तो बिना गर्म किया हम हथौड़े से उस पर डाई पे रख के, एनविल पे रख के मटेरियल को पीट पीट कर कम ज़्यादा करते हैं उसके शेप को, वो कहलाता है हमारा कोल्ड फोर्जिंग। और हाथ से कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक स्मिथी या स्मिथी फोर्जिंग या हैंड फोर्जिंग। ये सारे हमारे डियर फोर्जिंग प्रोसेस होंगे। इसमें हम कंप्रेसिव फोर्स इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डाई के अंदर यह उस शेप को एडॉप्ट कर ले रहा है। अगर डाई में हम थोड़ा सा ओपनिंग दे दें तो ये इस शेप से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और अगर यहाँ पे एक रोलर लगाकर इसे पुश करना शुरू कर दें तो यही हमारा क्या हो जाता है। तो जैसे हम लोग रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन जो पढ़ते थे, तो ये हमारा अगर इस ओपनिंग से हम इसको रोल लगाकर खींचना शुरू कर दें तो ये हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस होता था। और यहीं पे एक पतले वायर की तरह ओपनिंग करके वायर बनाना शुरू कर दें कई सारे रोल्स लगाकर, ये हमारा क्या होता था डियर, वायर ड्राइंग प्रोसेस। तो अब ये हमारे होते थे रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में फोर्जिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उस फोर्जिंग को हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो चलिए माय डियर, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये हमारा रोलिंग प्रोसेस आज एंड हो गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे जब मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग माय डियर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।